स्वागत है आज के इस परिचर्चा में। आज तारीख है 18 जून और आज के समाचार पत्र में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है वो है उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सदस्यों के टूटने की न्यूज़। कुछ समय पहले बंगाल से खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद दोनों टूट की ओर हैं। फिर आई महाराष्ट्र से कि शिवसेना भी टूट रही है। दोबारा एकनाथ शिंदे गुट के बाद उसके कुछ सांसद फिर टूट करके गुट में जा रहे हैं। तीसरी खबर जो आई आज के सारे समाचार पत्रों में है कि लगभग उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद भी टूट के कगार पे हैं। मूल बात यही है कि क्षेत्रीय दल बनाम राष्ट्रीय दलों का एक बीच का संघर्ष वो भी प्रभावी है और इसी के साथ साथ दल बदल कानून निष्प्रभावी हो रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। और एक अन्य और मुद्दा है कि भारत की वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का भविष्य क्या होगा। क्या क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे या क्षेत्रीय दल निरंतर सिकुड़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, या फिर क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ही अब नहीं रहने दिया जाएगा, या फिर भारत की राजनीति में विपक्ष की भूमिका में क्षेत्रीय दल की कोई भूमिका होने ही नहीं वाली। ऐसे दर्जनों शीर्षकों के माध्यम से तमाम विश्लेषक हमारे सामने निष्कर्ष लेकर के आ रहे हैं। मूल बात यही है कि क्षेत्रीय दल आज इतने टूट क्यों रहे हैं और भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दल दिन प्रतिदिन सिमटते क्यों जा रहे हैं। आज जो हमारे सामने निष्कर्ष के रूप में तृणमूल कांग्रेस या शिवसेना या समाजवादी पार्टी का भावी भविष्य दिखाई दे रहा है, ये कोई एकाएक नहीं हुआ, इसके पीछे लंबे कारण रहे हैं। अगर क्षेत्रीय दल बनाम राष्ट्रीय दल की विचारधारा, रणनीति या महत्वाकांक्षा या सामाजिक परिवर्तन की ललक, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके माध्यम से डिफाइन किया जाता है। आज़ादी के बाद से देश में जो एक दलीय राजनीति का वर्चस्व रहा, कांग्रेस का वर्चस्व रहा, उसकी विचारधारा या उसकी रणनीति के विरुद्ध चुनौती के रूप में उभर करके आए सभी राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय दल। उनकी अपनी एक रणनीति थी, उनकी एक अपनी विचारधारा थी और सबसे बड़ी बात महत्वाकांक्षा भी थी। और एक सबसे बड़ी चीज जो इनको प्रेरित करती थी वो थी अपने समाज में परिवर्तन लाने की ललक। अगर पूरे भारत की क्षेत्रीय दलों की लिस्ट को देखें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अन्य, ये लोग कश्मीरियत, जमहूरियत, तमाम तरह के नामों के आधार पर जम्मू कश्मीर को एक तरीके से स्वायत्त बनाना या शेष भारत से अलग रखते हुए कई तरह की सुविधाएं वसूल करना या अलगाववाद को बढ़ाना, जो भी आप कह ले, इन सब को लेकर के लंबे समय से संचालित होती रही। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके आज पीडीपी लगभग राजनीति में महत्वहीन हो चुकी है। उसकी जितनी भी रणनीति या विचारधारा है, उसका एक खोखलापन या फिर पिछले 75 सालों में राष्ट्रीय राजनीति को या प्रदेश की राजनीति को कैसे उसने प्रभावित किया, ये सारी चीजें देश के सभी नागरिकों के समक्ष आ चुकी है। पंजाब की बात करें तो लंबे समय से वहां पर खालसावाद या अकाली विचारधारा का प्रभाव रहा। शिरोमणि अकाली दल शुरू से ही प्रभावी रहा। उसको कमजोर करने के लिए भिंडरावाला को कैसे उठाया गया, भिंडरावाला का क्या रहा प्रभाव, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और आज भी शिरोमणि अकाली दल कहीं ना कहीं खालसावाद या खालिस्तान के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाए हुए है। भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों में शिरोमणि अकाली दल अभी भी प्रभावी है। हालांकि कुछ समय से आम आदमी पार्टी की गतिविधियां दिख रही हैं, लेकिन यहां भी शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी का भविष्य बेहतर नहीं दिख रहा है। एनडीए गवर्नमेंट यहां भी प्रभावशाली भूमिका अगले 1-2 साल में निभाने की ओर सामने आ रहा है। देखते हैं भविष्य क्या होता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 15 सालों से निरंतर सत्ता के शीर्ष पर रही शीला दीक्षित सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुद्दा बना के गुड गवर्नेंस का नारा देकर के आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और जिस ईमानदारी और शुचिता का उदाहरण देकर के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, उसका क्या अंत हुआ या किस तरह के निर्णय हमारे सामने आए, वो राजनीति का एक शर्मनाक विषय है। जिस आदमी ने सबसे ज्यादा ईमानदारी और शुचिता
और लोकपाल के लिए देश में अलग जगाया, वही भ्रष्टाचारी पाया गया। खैर, सबसे ज्यादा आश्चर्य लगता है तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा में। तृणमूल कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा नहीं थी। वाम मोर्चे की सरकार का विरोध करते करते अनायास ही सत्ता में आई और 15 वर्षों तक सत्ता में रही। लेकिन इस बार भारत के राजनीतिक इतिहास में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के साथ जो आम जनता की गुस्सा और प्रतिक्रिया उभर करके आ रही है, उसने तो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को एकदम मृत घोषित कर दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पराजित होने के बाद विधायकों के ऊपर जनता ने सड़े अंडे या चप्पल जूते फेंके हो। ये गुस्सा दिख रहा है। इसके कई परतें हैं, चाहे वो अवैध घुसपैठ हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम संबंधों से निकली हुई आम जनता के बीच में कड़वाहटें हों, या बंगाल का एक अपना इतिहास जो 1950 से लगातार हमारे सामने आ रहा है। लेकिन कुल मिला के तृणमूल कांग्रेस का पराजित होना और देश की जनता का तृणमूल कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के प्रति जो एक गुस्सा है, वो राष्ट्रीय राजनीति को बहुत तेजी से प्रभावित कर रहा है। पूर्वोत्तर के 5 से भी ज्यादा राजनीतिक दल हैं क्षेत्रीय, जो अपनी विशिष्ट पहचान को लेकर के काफी हद तक चर्चित थे। इनकी विचारधारा में मुख्य जो एक विशेषता थी, वो है स्थानीय जनजातीय की अपनी संरक्षण और देश की राजनीति से ज्यादा सुविधाएं लेना। लंबे समय तक ये सक्रिय रही। जैसे असम गण परिषद एक दल था जो असम में काफी प्रभावशाली रहा, आज वो एक राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ मिश्रित हो चुका है। उसी तरह पूर्वोत्तर के अन्य दल भी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक राज्य की विचारधारा में समाहित होते जा रहे हैं, या इनके क्षेत्रीय दल की अपनी विचारधारा सिमटती जा रही है। हरियाणा की बात करें तो लंबे समय से जातीय वर्चस्व को बनाए रखना ही एकमात्र रणनीति थी। कवि चौधरी चरण सिंह ने अजगर का कॉन्सेप्ट दिया था, अहिर, जाट, गुजर और राजपूत। तो जातीय गठबंधन में जाट समाज का वर्चस्व शुरू से रहा, लेकिन बीच बीच में 3 लाल की राजनीति से हरियाणा प्रभावित होता रहा, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। आज सोशल इंजीनियरिंग के इसी जातीय समीकरण के बल पर लोकदल, जो हरियाणा का एक प्रमुख दल था, वो भी निष्प्रभावी हो चुका है, या ये कहिए राष्ट्रवाद की विचारधारा ने हरियाणा के इस क्षेत्रीय दल को मृतप्राय कर रखा है। लंबे समय से समाजवाद, फिर जनता दल, फिर जनता पार्टी, फिर राष्ट्रीय जनता दल बिहार का एक प्रमुख दल रहा। क्षेत्रीय दलों में लालू प्रसाद यादव की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही और भारत के क्षेत्रीय दलों का इतिहास उनके बगैर अधूरा है। उनकी विचारधारा में ये सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता असल में मुस्लिम और यादव के साथ साथ ओबीसी जातियों का एक गठबंधन रहा। 15 सालों से सत्ता में रहा, अभी भी बिहार में एक प्रमुख शक्ति के रूप में है और प्रभावी भूमिका में है। इनके वोट बैंक के प्रतिशत में कहीं कोई कमी नहीं आई है। आगे देखते हैं क्या होता है कि राष्ट्रीय राजनीति में आरजेडी की भूमिका क्या रहती है। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार में पिछले 15 से 20 सालों से नीतीश बाबू का शासन रहा है। अब भले ही सम्राट चौधरी आ गए हों, लेकिन आज भी बिहार के चुनाव में सबसे निर्णायक पहलू है लालू राज के 15 वर्षों का कुशासन। बार बार तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, यही याद दिलाते हैं कि अगर हम नहीं आए सत्ता में तो फिर लालू यादव जी का 15 वर्षों का कुशासन आ जाएगा। हालांकि तमाम तरह के सांख्यिकीय आंकड़े अलग ही रिपोर्ट देते हैं, चाहे वो राज्य के आर्थिक विकास की दर हो या अपराध की दर हो या जातीय अपराध की दर हो, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन सोशल मीडिया की सक्रियता ने 15 वर्षों के राजद के शासन को कुशासन और ब्लैक डे ऑफ बिहार के नाम से काफी हद तक चर्चित किया। दूसरी, जनता दल यूनाइटेड समाजवाद की विचारधारा से निकली हुई समता पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाती हुई नीतीश बाबू ने निसंदेह बिहार को स्थिरता दी, सुशासन का एक मुद्दा थमाया, सामाजिक इंजीनियरिंग का जो एक जातियों के संतुलन को बनाया, बिगाड़ा, आज वो भी राष्ट्रवाद के समक्ष बौना होता जा रहा है। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर राज्यसभा आ चुके हैं। वहां पर राष्ट्रवाद नामक एक विचारधारा, जिसको बीजेपी की विचारधारा कहते हैं, उनके दल के एक प्रतिनिधि
शासन के शीर्ष पद पर हैं, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि आज भी 1990 के बाद से बिहार की राजनीति में जो सोशल जस्टिस या सामाजिक इंजीनियरिंग की जो विचारधारा प्रभावी हुई, उस लकीर को मिटाना असंभव है। वहां पर कोई भी व्यक्ति हो, सत्ता के शीर्ष पर वही होगा जो कम से कम इन दो बैकग्राउंड से निकला हो, या इन दो दलों की विचारधारा से निकला हो, या कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय और सामाजिक इंजीनियरिंग नामक विचारधारा के प्रतिनिधित्वकर्ताओं में से एक हो। ये तो अमिट हो चुका है। बिहार में एक अन्य और राजनीतिक दल है लोक जनशक्ति पार्टी। मौसम विज्ञानी के नाम से फेमस रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी उनके बेटे और उनके भतीजे हैं। फिलहाल इनका दायरा कुछ अपने जातिगत वोट बैंक तक सीमित है, राजनीति में अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है सिवाय अपने जातिगत वोट बैंक के दावे के साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्ता को बनाए रखना। और भी है, हम पार्टी है या इंसाफ पार्टी है, वो भी अपने जातिगत दायरों तक ही सीमित है। दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दलों में अगर किसी ने चुनौती दी तो हमारे दक्षिण भारत के राज्यों ने थी। द्रविड़वाद ब्रिटिश शासनकाल में जन्मी हुई एक विचारधारा थी जो आर्य और द्रविड़ सिद्धांत जो एक मिथक था उसके ऊपर निर्मित हुई थी। उत्तर भारत विरोध, ब्राह्मण विरोध, हिंदी विरोध ने बहुत लंबे समय से भारत की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका अब दिखाई। द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक तमिलनाडु में कैसे प्रभावी थे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एमजी रामचंद्रन हो, करुणानिधि हो, या हाल के दिनों में फिल्म अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय के नेतृत्व में बनी हुई सरकार। लंबे समय से द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक का राष्ट्रवाद और कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता संविधानवाद विचारधारा से संघर्ष होता रहा। हाल के चुनाव में अन्ना द्रुमुक ने राष्ट्रवाद या बीजेपी के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो उसने नए समीकरणों को सामने रखा। कितनी अजीब बात है, द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक आज पुनः राष्ट्रवाद या बीजेपी के साथ जा रहे हैं और जोसेफ विजय सरकार एक तीसरे दल के रूप में हमारे सामने आया है। देखते हैं दक्षिण भारत के इस क्षेत्रीय राजनीति का आगामी भविष्य क्या होता है। ठीक उसी तरह तेलुगु देशम या वाईएसआरसीपी जैसी अन्य और पार्टियां भी रहीं आंध्र प्रदेश में। आंध्र की विशिष्ट संस्कृति का ही एक द्योतक रहा। कवि एनटी रामाराव ने भारतीय राजनीति को चित्त से पट कर दिया था, आज उनके दामाद उत्तराधिकारी बने हैं। कभी राजनीति में वाजपेयी जी के कार्यकाल में वो किंग मेकर की भूमिका में थे, आज भी वो केंद्र सरकार को समर्थन दे करके एक बड़ी निर्णायक शक्ति बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से क्षेत्रीय दल टूट टूट के एनडीए में मिलते जा रहे हैं, लग नहीं रहा है कि तेलुगु देशम की फिर वो किंग मेकर वाली प्रभावी भूमिका हमारे सामने आएगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता या मुस्लिम यादव के गठबंधन में सपा सामने है, एक प्रमुख राजनीतिक दल, एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय शक्ति, या भारत के सभी क्षेत्रीय दलों में एक निर्णायक क्षेत्रीय दल माने जाने वाले दल। लेकिन आज ये भी राष्ट्रवाद या बीजेपी की विचारधारा से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चढ़गुंडों की छाती पे लगा दे मुहर हाथी पे। वोट बैंक एकदम फिक्स है बहुजन समाज पार्टी का। हालांकि इसकी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इतनी सक्रिय नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों में अगर किसी भी राजनीतिक दल का वोट बैंक अगर फिक्स है तो वो है बसपा। कुछ अन्य और भी जातीय संगठन है जो उत्तर प्रदेश में प्रभावी हैं। यहां भी देखते हैं क्या होता है। जो सबसे बड़ी बात उभर करके सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के विधायक टूट करके बसपा में जा रहे हैं। ये कल रात की घटना में विश्लेषकों के द्वारा आंकी गए कुछ निष्कर्ष हैं और एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी अपनी निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार दिख रही है। अन्य जातीय गठबंधन सत्ता में सिर्फ बने रहने के लिए किसी भी दल से समझौते करने के लिए तत्पर हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इनकी एकमात्र विचारधारा है सत्ता में स्थान बनाना। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मराठी मानुस नामक आंदोलन के सहारे अपनी एक विशिष्ट जगह बनाई। शिवसेना बाला साहब ठाकरे 60 के दशक से ही महाराष्ट्र में जिस विचारधारा का रोपण किया, आज इस विचारधारा ने जैसे ही अपनी विचारधारा से समझौता किया, या ये कहिए
अन्य दलों के साथ गठबंधन किया। एक सक्रिय हिंदू राष्ट्रवाद ने धर्मनिरपेक्षता का जब से चोला पहना, शिवसेना में टूटन हुआ। हालांकि छगन भुजबल, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, फिर उसके बाद अन्य और सांसदों के टूटने का दौर जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक शरद पवार एक मुख्य धड़ा था। धीरे धीरे वो भी, उनके भतीजे अलग टूट के जाके मिले। एक बार पुनः चर्चा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अन्य और जनप्रतिनिधि भी टूट के कहीं और जा सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी पहचान को लेकर के बना था 1947 में ही, या 50 के दशक में संसद भवन में शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो, ये 4 प्रतिनिधि थे। 4 प्रतिनिधि में दुष्यंत गुरु की देहांत अभी भी हुआ है। आदिवासी पहचान को लेकर के बना झारखंड मुक्ति मोर्चा, हालांकि एक राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में अभी भी विराजमान है, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा या बीजेपी से इन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। इन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, हवा का रुख देख रहे हैं कि अब भविष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा या आदिवासी पहचान नामक विचारधारा से लैस इस क्षेत्रीय दल का भविष्य क्या होगा, वो आगे कुछ रणनीति पर टुका है। ठीक इसी तरह उड़ीसा की राजनीति में बीजू जनता दल लंबे समय से सक्रिय रहे, लेकिन अब सत्ता से बाहर हैं। भविष्य की रणनीति क्या होगी, इन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। ये भारत के सभी राजनीतिक दल हैं। अगर बात करें तो देश में 2 राष्ट्रीय दल हैं जिनके इर्द गिर्द पूरे भारत की राजनीति सिमटती जा रही है। एक है कांग्रेस, जिसकी विचारधारा में धर्मनिरपेक्षता, संविधानवाद या नेहरूवाद या आइडिया ऑफ इंडिया या फिर संवैधानिक राज्य का कॉन्सेप्ट लेकर के सामने चलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो कांग्रेस की विचारधारा में धर्मनिरपेक्षता, मतलब यह देश संविधान से चलेगा। भारत नामक देश को अंग्रेजों ने यूनाइटेड किया। केंद्र अलग है, राज्य अलग हैं, सभी संस्कृतियां अलग हैं, सबको एक साथ रहने का अधिकार है, संविधान से चलेगा। और इस देश में वही विचारधारा कामयाब होगी जो नेहरू जी के टाइम पर डेवलप हुई या आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में विकसित हुआ। मोटे तौर पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वोट बैंक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये 3 जातियां स्पष्ट रूप से प्रभावी थी। धीरे धीरे इन्हीं में सेंध हुआ। 90 के दशक के बाद से, बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के बाद से, पहले मुस्लिम समुदाय अलग हुआ, फिर बसपा के उदय के बाद से दलित समाज अलग हुआ, और फिर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के उदय से ब्राह्मण समुदाय अलग हुआ, और तब से कांग्रेस का वोट बैंक लगातार राष्ट्रीय राजनीति में गिरता रहा। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी प्रभावी संगठनात्मक भूमिका देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, भारत के सभी राज्यों में विकल्प के रूप में कांग्रेस का जो एक संगठनात्मक ढांचा जिसको महात्मा गांधी ने बनाया था, वो आज भी प्रभावी है। तो जब भी चुनाव होता है और सत्ता में रहने वाले दल के विरुद्ध लोगों का जब गुस्सा उभरता है, तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, जिसमें कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, और कांग्रेस ने वापसी की। तो भारत की राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता आगे भी बनी रहेगी, लेकिन वर्तमान में जो निरंतर क्षेत्रीय दल सिमटते जा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट क्रांति और सोशल मीडिया। 2010 के बाद से, जब से इंटरनेट क्रांति उभर करके आई है, तब से एक चीज विशेष रूप से देखी जा रही है, वो है नेहरू मुक्त भारत या फिर कांग्रेस मुक्त भारत। शशि थरूर जैसे विचारक ये कहते हैं कि इंटरनेट क्रांति ने लोकतंत्र की जितनी खामियां थी सबको उजागर कर दिया। चाहे वो पंजाब की समस्या हो, तो पंजाब में खालिस्तान ने क्या किया वो आज देश के प्रत्येक नागरिक को पता है। या फिर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के आड़ में किस प्रकार देश के अलगाववाद की सारी घटनाएं हुई और क्रमशः किस प्रकार विघटनकारी शक्तियों ने अपनी तबाही मचाई, और आज भी सेना के विद्यमानता के बाद भी वहां के आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, ये देश के सभी नागरिकों ने देखा। ठीक उसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर जैसे राज्यों की समस्या आज भी प्रभावी हमें दिख रही है। ठीक इसी तरह भारत के सभी राजनीतिक दलों ने पिछले 75 सालों में क्या किया और देश की एकता और अखंडता कैसे प्रभावी होती रही, चाहे वो चीन की भूमिका हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो बांग्लादेश की हो, ये सारी चीजें उभर करके आई। शशि थरूर इसी को कहते हैं, ये डेमोक्रेटिक लैकनेस है, और इसी खामियों को उठा उठा करके सोशल मीडिया ने भारत के सभी नागरिकों के मानसिक
परिवर्तन की एक विचारधारा का मार्ग प्रशस्त किया और एक गजब का नैरेटिव वॉर चल रहा है 2010 के बाद से। इसी नैरेटिव वॉर ने एक तरीके से देश के नागरिकों को माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम नामक संरचना को उभार करके लाया। लोगों को यह विश्वास हो चुका है कि आज देश संकट में है, देश संकट में है, देश संकट में है, और इस देश के संकट को बचाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब जो मूल बात है वो ये है कि लगातार क्षेत्रीय दल सिमटते क्यों जा रहे हैं और इनके पीछे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उभर करके सामने आ रही हैं, उसकी चर्चा थोड़ी सी करते हैं। पिछले 15 सालों में देखें तो जितनी भी वेलफेयर प्लान है उनका सेंट्रलाइजेशन उभर करके सामने आया। उज्ज्वला, राशन, किसान सम्मान निधि या डीबीटी, इन सब में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। पहले क्या होता था, केंद्र राज्यों को पैसा देते थे और राज्य अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करते थे, लेकिन अब केंद्र सीधे योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं और उसका श्रेय भी ले रहे हैं। इसका लाभ कितना हुआ हम इसके डिबेट में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ी प्रभावशाली निर्णयकारी पहल है जो कि देखी जा रही है। दूसरी बात करें तो मजबूत राष्ट्रीय नैरेटिव बना है। बीजेपी का राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव जैसे राम मंदिर, मॉडिफिकेशन, और एक छवि उभर करके आई है जो देश के नागरिकों को यह विश्वास दिला दे रही है कि भारत का भविष्य नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं या बीजेपी के हाथ में सुरक्षित है। इसके साथ साथ कॉरपोरेट फंडिंग, आईटी सेल या फिर चुनाव प्रबंधन की जो पूरी मशीनरी है, कहीं ना कहीं बीजेपी या राष्ट्रवाद की विचारधारा से लैस यह राजनीतिक दल अन्य क्षेत्रीय दलों के ऊपर प्रभावी दिख रहे हैं। एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक ने बात कही कि आप टेलीविजन खोलिए, सभी टेलीविजन पर बीजेपी के प्रतिनिधि विद्यमान हैं और उन्हीं की बातों को प्रमुखता से रखा जा रहा है। विपक्ष या क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि या तो जोकर हैं या तो मुख्य वैचारिक विमर्श के दायरे से बाहर है। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक कटाक्ष था। इसके साथ साथ एक चीज और भी उभर के सामने आ रही है कि जिस प्रकार इंदिरा गांधी सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग राष्ट्रीय राजनीति में या अपनी भूमिका को मजबूत करने में करती थी, ठीक वही भूमिका यहां भी दिख रही है। इस बार सीबीआई के रोल में है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, सीबीआई तो है ही, इनकम टैक्स जैसे विभाग या अन्य और भी चीजें हैं जो निरंतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में सहायक हो रहे हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी या केंद्र अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इन संस्थाओं का प्रयोग कर रहा है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन मूल बात वही है, अगर आप करप्ट नहीं हैं तो डर किस बात का। खैर, दूसरा, अधिकांश राजनीति क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं वो परिवारवाद पर आधारित हैं। कुछ हद तक ये आरोप सही भी है। आरोप सही के इस संदर्भ में अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी पीढ़ी अभी राजनीति में है, अकाली दल की भी तीसरी पीढ़ी है, तृणमूल कांग्रेस के उत्तराधिकारी बनर्जी जी हैं, अब लग नहीं रहे होंगे, लोक दल के भी उत्तराधिकारी चौटाला साहब के सुपुत्र हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जनता दल में अभी तक ये बात नहीं थी, लेकिन अब इधर इधर भूखमरी के शिकार नीतीश बाबू के पुत्र भी सामने हैं, लोजपा भी पासवान जी के पुत्र उत्तराधिकारी बने हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया भी उत्तराधिकारी हैं, बसपा में अभी भी चीजें बची हुई हैं, शिवसेना ले लें या झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजद या जितने भी राजनीतिक दल हैं वो परिवारवाद, वंशवाद के विचारधारा से बुरी तरह प्रभावित हैं और इनका असर राष्ट्रीय राजनीति में दिख रहा है। यहां पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी ने इस चीज को बड़ी तेजी से भुनाया है। अब जो बात सामने आ रही है वो यही है कि धीरे धीरे ये सारे दल सिमट करके एनडीए का पार्ट बनने वाले हैं या एनडीए के समर्थन में आने वाले हैं और संसद के मॉनसून सत्र पे दो चीजें पास आउट होनी है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन और एक परिसमन वाला।
वन नेशन वन इलेक्शन का निरंतर प्रतिरोध क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। कारण क्या है कि इसमें स्थानीय मुद्दों की अनदेखी हो जाएगी, एक तरफा वोटिंग का जोखिम रहेगा और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के ऊपर दबाव भी होगा। कुल मिलाकर के ये सारे आरोप क्षेत्रीय दलों के सही हैं। विगत इंटरनेट क्रांति ने जो एक मानसिक परिवर्तनों का दौर हमारे सामने रखा है, उससे स्थानीय मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। चाहे वो चीन का हो, अमेरिका का हो, या हरमुज का हो, या ट्रंप का मुद्दा हो, निरंतर प्रभावी है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता या क्षेत्रीय दल जैसी विचारधाराएं गौण होते जा रही हैं और जब चुनाव होगा तो देश की जनता या देश का जनमानस स्थानीय मुद्दों के स्थान पर राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देगा ही देगा और इससे एक तरफा वोटिंग का जोखिम भी बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल इस चुनाव प्रबंधन से दुष्प्रभावी हो सकते हैं। दूसरी जो एक अन्य और विचारधारा जिसकी बात से क्षेत्रीय दलों का भविष्य अंधकार में दिख रहा है, वो है महिला आरक्षण विधेयक। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनके वोट बैंक कुछ जातिगत समूहों तक केंद्रित है। अगर महिला आरक्षण जैसे बिल पास आउट हो जाते हैं तो इन जातिगत संगठनों में या जातिगत गठबंधनों में महिलाओं का प्रभावी भूमिका होने वाली है और भारत जैसे देश में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि 33% भी महिलाएं अगर जीत के आ जाएं तो महिला सशक्तिकरण का मार्ग निकलेगा। ऐसी कोई संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण अगर इंप्लीमेंट हो गया तो क्षेत्रीय दलों के ऊपर यह बहुत जोर से प्रहार करेगा। जितने भी पैसे वाले हैं या प्रभावी लोग हैं वो अपने अपने घरों की महिलाओं को टिकट दे करके उनके सेक्रेटरी बनेंगे। जो हाल पंचायती राज का हुआ है वही हाल केंद्र में या फिर राज्यों की विधानसभा में दिख सकता है और जिससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका और सिमट जाएगी। कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि एक नया स्वतंत्र वोट बैंक विकसित होगा जैसे बिहार में हुआ। इसके भी कई तरह के पक्ष हैं, इसके ऊपर न बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। महिला सशक्तिकरण महिला प्रतिनिधि के रास्ते से निकलेगा, यह एक बेबुनियाद और औचित्यहीन अवधारणा है। भारत में महिला सशक्तिकरण का एकमात्र उद्देश्य है सरकारी नौकरी पाना। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं की सामाजिक महत्ता में, महिलाओं के प्रति दृष्टि में या महिला अपराध में या महिला के प्रति धारणा में बदलाव हो, ऐसी कोई अवधारणा फिलहाल दिखती नहीं। इनफैक्ट सोशल मीडिया के आने के बाद से यह और विकृत होती जा रही है। एक अन्य और विचारधारा है कि इसी संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन अगर लागू हो जाता है, सीटें बढ़ती हैं, तो इसका भी खामियाजा भारत के क्षेत्रीय दलों को भुगतना पड़ेगा। उत्तर और दक्षिण की लड़ाई और ज्यादा उभर करके सामने आ सकती है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट का कहना है कि अभी जो वर्तमान में राजनीतिक सीटों का जो अनुपात है वही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर भारत के राज्य किंग मेकर की भूमिका में सामने आ सकते हैं या किंग मेकर की भूमिका निरंतर बनेगी। अभी तक अन्य और क्षेत्रीय दल थे वो किंग मेकर की भूमिका में थे, ये भूमिका का अंत परिसीमन के बाद की बनने वाली परिस्थितियां कर देंगी। एक और है, जितने भी संगठन हैं, बागियों का संकट है, वो निरंतर दल बदल का दौर बढ़ेगा। अभी देख ही रहे हैं क्या दौर चल रहा है, ये परंपरा आगे भी बढ़ सकती है। अगर आज की देखें तो क्षेत्रीय दलों का जो भविष्य है कहीं ना कहीं अस्तित्व की ओर संकट से जूझ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम पर एक नया मोर्चा बने, भारत के सभी क्षेत्रीय दल विलय करके एक विकल्प के रूप में उभरे, जैसे कभी इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लगा था और जनता पार्टी का गठन हुआ था। आने वाले टाइम पीरियड में इतिहास अपने आप को दोहराए और फिर नारा लगाए मोदी हटाओ देश बचाओ। तो क्षेत्रीय दलों की विचारधारा, रणनीति या महत्वाकांक्षा या सामाजिक परिवर्तन की ललक, ये सारी विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा के आज दम तोड़ रही है। अब यह दौर कब तक चलेगा, लोकतंत्र का यह एक जो अध्याय, अब ये दुखद है या सुखद है, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इंदिरा गांधी का कार्यकाल भारत की राजनीति के निर्णायक कालों में से एक है और जिस तरह उन्होंने भारत की सारी संवैधानिक व्यवस्था को चौपट किया या व्यक्ति विशेष की ओर केंद्रित करके इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का एक दौर हमारे सामने लाया, उसकी परिणति आपातकाल में कैसे हुई ये हम देख चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत का लोकतंत्र उसी दौर में पुनर्वापसी कर रहा है, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग है।
चाहे बात CAA का हो या अनुच्छेद 370 का उन्मूलन हो या पूर्वोत्तर राज्यों की उपद्रवी स्थिति हो या भारत के अन्य राज्यों में जो एक वैचारिक संघर्ष पनपा है। देश के जनमानस में कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि एनडीए गवर्नमेंट के जितने भी अभियान हैं वो देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए है। यहां पर वो गुस्सा नहीं दिख रहा है जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में रहा। तो फिलहाल अभी लोकतंत्र का अगला पड़ाव क्या होगा कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार के राजनीति से यह दौर गुजर रहा है उससे तो भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का या विपक्ष की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका दिन प्रतिदिन सिमटती जा रही है। कह नहीं सकते हैं कि भविष्य का राह क्या होगा। भविष्य की अटकलें लगाने वाले बहुत सारे विचारक हैं। अब यह दौर किस रूप में जाएगा इसके लिए सिवाय प्रतीक्षा करने के अलावा हमारे पास कोई अन्य और मार्ग नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है।